Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Prior to this lecture, we have discussed the general introduction of the company law. We have discussed the formation of the company, its registration, its document which pertaining to the registration process. We have discussed the memorandum of association. We have discussed the article of association. And inshallah, today we will discuss the third document, that is prospectus. We also discuss the difference between public and private company and company and partnership. Another important thing which we will need to discuss with you is that कि इस सब्जेक्ट में आपके तीन पार्ट हैं. एक आपका जो है वो यही कंपनी एक्ट 2017 है जो आपका मेजर पोर्शन है. दूसरा आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और तीसरा आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एक्ट. ये तीन तो सरदस जो है वो हम कंपनी एक्ट इन द लाइट ऑफ कंपनी एक्ट 2017 जो है वो डिस्कस करें. उसके अंदर जो है वो हमने इसका इंट्रोडक्शन भी कर लिया है, फॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन भी कर ली, कंपनी प्राइवेट पब्लिक में डिफरेंस कर लिया, पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस कर लिया और फॉर्मेशन के लिहाज से तीन डॉक्यूमेंट है उनमें से दो जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो हमने डिस्कस कर ली है. टुडे इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द प्रॉस्पेक्टस इन डिटेल एंड स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. ये दो चीजें जो हम डिस्कस करेंगे. स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज अल्टरनेटिव ऑफ प्रॉस्पेक्टस इन पब्लिक कंपनी. ये आगे डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह आपको ये इसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या इसमें फर्क है और ये क्या चीज है. तो प्रॉस्पेक्टस जो है वो आज हमारा टॉपिक होगा. प्रॉस्पेक्टस ये हम इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे. जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब कंपनी की को डिफाइन करते हैं हम कंपनी एक्ट 2017 के तहत, तो हम कहते हैं कि कंपनी द कंपनी विच फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2017. तो वो फार्मेशन के हवाले से फिर मैंने बड़ी डिटेल में आपको बताया कि फार्मेशन के लिए तीन डॉक्यूमेंट जो है उसके प्रिपेयर करने पड़ते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रॉस्पेक्टस. दो उसमें से हमने डिस्कस कर लिए. तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है which law required to be prepared and furnished before the registrar of the SCCP, Security Exchange Commission of Pakistan, for the registration of any company. तो ये भी एक फॉर्मेशन का हिस्सा है. अब देखना ये है कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसके कंटेंट्स क्या है और ये लाजमी क्यों है, और फिर ये कि अगर ये ना दाखिल कीजिए तो फिर क्या करना है, और अगर ये अनट्रू हो तो फिर क्या उसकी है. ये सारी चीज़ें जो है वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात से व्हाट इज प्रॉस्पेक्टस. प्रॉस्पेक्टस को डिफाइन किया है ग्लॉसर डिक्शनरी ने, which defined as under a printed document that describes the main feature of an enterprise, especially a corporation business, and that is distributed to a prospective buyer or investors, or written description of the securities offering. यानी कि एक ये प्रिंटेड रिटन शेप में डॉक्यूमेंट है जो कि एडवर्टाइज किया जाता है, जो कि एक पब्लिक के अंदर जो फ्लोट किया जाता है कि जिसके अंदर कंपनी के शेयर खरीदने वालों को या डिबेंचर इसके खरीदने वालों को, इन्वेस्टर्स को, इंडिविजुअल्स को इसके बारे में एक फॉर्मली एक इंटीमेशन होती है. और फिर ये कि कौन सी सिक्योरिटीज हैं जो इन्वेस्टर्स को ये कंपनी ऑफर करती है. यानी आपको पता है ना, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनी अपना कैपिटल कहाँ से राइज करती है,
अपना कैपिटल कहाँ से गैदर करती है? कंपनी कोई भी हो, पब्लिक हो या प्राइवेट, वो पब्लिक से पैसा जो है वो जनरेट करती है शेयर को सेल करने की सूरत में या डिबेंचर जो है वो इशू करने की सूरत में। शेयर और डिबेंचर में मैं स्लाइड डिफरेंस आपको बता चुका हूँ, लेकिन लेटर ऑन जब हम शेयर का टॉपिक पढ़ेंगे या डिबेंचर का पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये पॉइंट्स आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। सच नहीं कि शेयर खरीद कर बेसिकली आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ दैट शेयर व्हिच यू हैव परचेज्ड फ्रॉम द कंपनी। उसके अगेंस्ट आप कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं और उसके अगेंस्ट आप कंपनी के टू दैट एक्सटेंट मालिक बन जाते हैं। आप कंपनी के अफेयर्स के अंदर जो है मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और अपनी राय जो है वो दे सकते हैं और आपको प्रॉफिट के अंदर जो है वो शेयर दिया जाता है, जो प्रॉफिट जो है वो कंपनी अर्न करती है। वेयर एज कंसर्न विद डिबेंचर होल्डर, तो आप डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी का मालिक नहीं बनता, वो एक इन्वेस्टर होता है, वो एक क्रेडिटर होता है जो कंपनी को कर्ज देता है। वो कर्ज देने वाला कोई बैंक हो सकता है, वो कर्ज देने वाला कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है। तो वो जो है वो उसको कर्जा वापस किया जाएगा एट दी स्पेसिफाइड रेट, इंटरेस्ट रेट, जो रेट कंपनी और इन्वेस्टर के दरमियान जो तय होगा, तो वो जो उसको उसके मुताबिक उसको कर्जा उसका वापस किया जाएगा और उस पर जो इंटरेस्ट उसका बनता होगा एज पर टर्म्स एंड कंडीशन वो उसको जो दिया जाएगा, वो मालिक कंपनी का नहीं बनता। ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये बेसिकली जो शेयर खरीदना चाहता है या डिबेंचर कंपनी खरीदना चाहता है, उनको एक ऑफर करता है डॉक्यूमेंट, ये जो प्रॉस्पेक्टस है ये उनको ये एक ऑफर करता है कि हम ये कंपनी जो है वो खुल गई है, ये एक न्यू कंपनी जो है फॉर्मेट हो गई है, रजिस्टर्ड हो गई है, सोसाइटी के अंदर जो है वो लॉन्च हो गई है, तो ये इसके ये शेयर हैं, ये काबिल सेल है और ये इसके डिबेंचर हैं जो इसको खरीदना चाहता है। फिर ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फिर ये सिक्योरिटीज हैं जो आपके डेट्स के रिलेटेड जो है वो आपको सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है कि आपको डेट्स को रिटर्न करने के हवाले से क्या क्या सिक्योरिटीज जो है वो कंपनी ऑफर करती है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ prospectus। मैं once again I would like to read you before you कि जो मैंने elaborate किया है तो फिर formally in the light of meaning elaborated and described by the Block's dictionary, I would like to read out before you once again a printed document that describes the main feature of an enterprise, especially a corporation or business, and is distributed a prospectus buyer or investors. A written description of the securities offering. So this is the concept of prospectus. Again, section 229. In section 2, subsection 29 of the Company Act 2017, 2017, sorry, Company Act 2017 की सेक्शन 2 सबसेक्शन 29 इसको जो डिफाइन करती है वो इस तरह है कि prospectus means any document described or issued as a prospectus and include any notice, circular, advertisement or other communication inviting, offering for from public for the purpose of description or purchase of any share or debenture of any body, corporate or inviting deposit from public other than deposit in advertising public company or financial institution approved by the federal government, whether described as a prospectus or otherwise। यानी जो इसकी जो डेफिनेशन है जो कंपनी एक्ट 2017 ने डिफाइन किया है, ये भी उसी ब्लॉक्स डिक्शनरी की डेफिनेशन से मिलती जुलती है। ये भी यही कहता है कि प्रॉस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इश्यू किया जाता है, जो कंपनी इश्यू करती है और एज ए प्रॉस्पेक्टस, और उसमें शामिल है एक नोटिस, एक पब्लिक नोटिस उसके अंदर शामिल है कि पब्लिक को आप ये बताते हैं, पब्लिक को ये फॉर्मली आप इंटीमेट करते हैं। वैसे तो आप अखबार के जरिए भी कर सकते हैं, वैसे तो आप टेलीविजन के जरिए कर सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं, लेकिन ये उसकी एज पर लॉ फॉर्मल नोटिस है, फॉर्मल एडवर्टाइजमेंट है, फॉर्मल इंटीमेशन है पब्लिक को कि ये नई कंपनी जो है वो हुई है और इसके अंदर जो शेयर फॉर सेल है और इसके अंदर जो है वो डिबेंचर हैं और इसके अंदर जो है वो शराइत और ज़वाबत और कैपिटल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो है वो मेंशन की जाती हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ बेसिकली प्रॉस्पेक्टस। अब ये यानी रेलिवेंट लॉ जो है वो इसका क्या है
relevant law section 229 and section 57 of Company Act 2017। सेक्शन 229 के अंदर तो इसको डिफाइन किया गया, लेकिन सेक्शन जो 57 है उसके अंदर इसको एज ए होल जो है इसका तकाजा किया गया है कि ये पब्लिक कंपनी के लिए जरूरी है, यानी एक मैंडेटरी प्रोविजन के तौर पर जो है सेक्शन 57 जो इंसर्ट की गई है कंपनी एक्ट 2017 के अंदर कि आपने प्रॉस्पेक्टस जो है वो प्रिपेयर करना है और प्रॉस्पेक्टस जो है वो इशू करना है एक पब्लिक कंपनी के लिए। तो अब इसका जो दूसरी चीज है कि ये प्रॉस्पेक्टस इशू कौन करता है, पावर टू इशू या हु मे इशू। A prospectus may be issued by or on behalf of a company or by or on behalf of a person engaged interested into the formation of a company, यानी कंपनी या कंपनी के बिहाफ पर या कोई शख्स ऐसा शख्स जो कि कंपनी फॉर्मेट कर रहा है वो इसको इशू कर सकता है। देख रहे हैं वो सालमन वर्सेस सालमन केस हमने पढ़ा था, उसके अंदर जो हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर जज साहब की जो व्यूज थे वो क्या थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो उन्होंने कहा कि बेहतर देर वाली कंपनी या देर बाद नॉट, and it is impossible at the same time to say that there is a company and there is not, यानी या कंपनी होगी या कंपनी नहीं होगी, और एक ही वक्त में ये मुमकिन नहीं है कि हम ये कहते हैं कि कंपनी थी और कंपनी नहीं थी। फिर आगे चलकर उन्होंने कहा if there was a company then Salman has no personal liability in front of strangers, in front of those debenture holders which filed petition before the court of law. And if there is no company, then there is no concept of debenture. अगर कंपनी नहीं थी तो फिर डिबेंचर क्या थे, डिबेंचर तो इशू करता है कंपनी। इसी तरीके से यहाँ ये मैं बात आपको इसलिए हवाला दी कि आपके ज़हन में ये चीज बैठ जाए कि जिस तरीके से एक डिबेंचर जो है वो एक कंपनी इशू कर सकती है, एक इंडिविजुअल नहीं इशू कर सकता। इसी तरीके से जो एक प्रॉस्पेक्टस है ये एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप नहीं कर सकते, आप इसको कंपनी की कैपेसिटी में कर सकते, या कंपनी की तरफ करेगा, कंपनी करेगी या कंपनी के बिहाफ पे होगा, कोई शख्स करेगा और वो शख्स होगा जो कंपनी बनाने चाहता है। तो इनके अलावा जो ये प्रॉस्पेक्टस जो इशू नहीं हो सकता। अब इश्यूएंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस, नेक्स्ट क्या है जी, इश्यूएंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस। Section 57 of Company Act 2017. No prospectus shall be issued on by or on behalf of a company. No prospectus shall be issued by or on behalf of a company unless or on before the date of its publication, copy thereof signed by every person who is named thereon as a director or proposed director of the company has been filed with the registrar. यानी कि इसने भी सेक्शन 57 ने भी यही कहा कि कोई प्रॉस्पेक्टस उस वक्त तक इशू नहीं हो सकता कि जब तक वो कंपनी के बिहाफ पर हो और वो साइंड बाय अ पर्सन हो, बाय सच पर्सन व्हिच इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और प्रपोज्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बिफोर द रजिस्ट्रार। यानी कि कोई प्रॉस्पेक्टस जब तक कंपनी के डायरेक्टर या प्रपोज डायरेक्टर से मुराद जो डायरेक्टर बनने जा रहा हो, एट दिस स्टेज वो सब्सक्राइबर हो या प्रमोटर हो और आगे उसका डायरेक्टर जो है वो प्रपोज हो, तो वो उसको जब तक साइन ना कर दे और वो जो प्रॉस्पेक्टस है जो साइन होने के बाद फॉर्मली रजिस्ट्रार के सामने सबमिट ना हो जाए, टिल दैट मोमेंट यू कांट इशू
you can't fraud to the public that prospectus as the prospectus of that concerned company। कहने ये चाहता है कि इस prospectus जो आपने पब्लिक को इशू करना है कंपनी के बिहाफ पर, वो prospectus साइन होने चाहिए, डायरेक्टर उसको साइन करें जो कि उस कंसर्न कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, और साइन करके सबमिट करेंगे रजिस्ट्रार ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। तो फिर जाकर वो जो डॉक्यूमेंट होगा, वो जो प्रॉस्पेक्टस होगा, उसको आप पब्लिक को इशू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी आपको बताऊं, आगे चलकर फिर हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि प्रॉस्पेक्टस के अंदर जो कंटेंट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन है कंपनी की बाबत, वो अगर आप गलत देंगे तो यू विल बी अवॉइडेड a penalty, you will be liable, you have civil and criminal liabilities as well, you have both liabilities will be implemented upon you। कि किसके ऊपर, अगले सवाल यह कि किसके ऊपर वो लायबिलिटी किसके ऊपर होगी? अगर एक प्रोस्पेक्टस जो कंट्रोवर्शियल कंट्रावेंशियल स्टेटमेंट देता है, यानी फैक्ट्स कुछ और हैं, यानी मिसाल के तौर पर उसका प्रिंसिपल स्टेटमेंट ही में है तो वो जेल में शो करता है, उसका नाम ए है तो वो बी शो करते हैं, उसका कैपिटल जो 1 करोड़ रुपया वो 1.5 करोड़ रुपया शो करते हैं, या 1.5 करोड़ रुपया तो 1 करोड़ रुपया शो करते हैं। ये कंट्रावेंशंस हैं, ये मुतजाद स्टेटमेंट्स हैं कि यानी जिसकी बुनियाद पर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर या जो प्रोसीजर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के हवाले से जो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उससे मुतजाद कोई स्टेटमेंट जो है वो यहाँ प्रॉस्पेक्टस के अंदर मेंशन करता है, तो उसकी बाबत वो प्रॉस्पेक्टस इशू करने वाला डायरेक्टर या प्रमोटर या सब्सक्राइबर एज अ केस में भी वो जो भी शख्स होगा will be responsible to the extent which he caused damage to the stranger, to the person who deal with the company on the basis of such prospectus which is contraventions and he face and sustain loss। यानी जो शख्स इस प्रॉस्पेक्टस की इस बे में यानी इस मुतजाद प्रॉस्पेक्टस की बुनियाद पर कंपनी से डील किया और उस बात में पता चला कि ये तो इसमें जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो गलत थी, और तो फिर वो शख्स जिम्मेदार होगा जो वो प्रॉस्पेक्टस जो है वो इशू करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या खूबियां हैं इसकी? कैरेक्टरिस्टिक्स एक तो ये कि इट शुड बी एन इन्विटेशन फॉर द जनरल पब्लिक। ये क्या है? एक जनरल पब्लिक को एक दावत है, इन्विटेशन है। किस क्या इन्विटेशन है? उस कंपनी की बाबत इन्विटेशन है कि आप आए और इस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करें, शेयर होल्डर की सूरत में या डिबेंचर होल्डर की सूरत में। ये एक इन्विटेशन है टू द जनरल पब्लिक। Number 2, it should invite the public to purchase share and debenture। ये भी इन्विटेशन देता है पब्लिक को। पहली बात कि वो इन्विटेशन देता है जनरल पब्लिक को, इंटीमेशन देता है, इंफॉर्मेशन देता है। दूसरा ये कि इन्विटेशन देता है कि इसके शेयर और डिबेंचर कितने हैं। इंटीमेशन देता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये जनरल पब्लिक को इंटीमेट करता है फ्रेश कंपनी की बात, और दूसरा कि वो इनवाइट करता है, इन्विटेशन देता है इसके प्रॉस्पेक्टस जो है वो इसके जो शेयर है या डिबेंचर है वो आके आप परचेज करें ताकि इसका जो कैपिटल है वो राइज हो, ये बताते हैं। वो जाहिर बात है कि उसका एक खास अंदाज होगा उस कंपनी की एडवर्टाइज करने के हवाले से जनरल पब्लिक को। जरा उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर वो इस अंदाज से उसको वो करेंगे कि जिससे वो पब्लिक को ये उसको जो कॉन्फिडेंस है वो उस कंपनी की बाबत बूस्ट हो और वो उसके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट हो ताकि वो अपने बिजनेस को कमेंस कर सके और बिजनेस को सक्सेसफुली जो हो उसके अफेयर को रन कर सके। अब देखना ये है कि इसके ऑब्जेक्ट क्या है। इसके ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यूएंस ऑफ द प्रॉस्पेक्टस कि ये प्रॉस्पेक्टस को जब हम इशू करते हैं तो क्या क्या मकसद है इसके सामने, क्यों इसको इशू करते हैं? पहली बात नोटिस, टू ब्रिंग द नोटिस टू द पब्लिक दैट अ न्यू कंपनी हैज बीन फॉर्म्ड। पहला ऑब्जेक्ट तो ये है कि जनरल पब्लिक को इंटीमेशन देना कि एक नई कंपनी जो फॉर्मेट होगी, या दूसरे के ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड
to keep authenticated record of the conditions on which the capital has been raised, कि एक formally authenticated registered document हो जाए कि ये कंपनी किस कैपिटल पर अपना जो बिजनेस है उसको रेज कर रही है। तो एक अगर मिसाल के तौर पर इसके बगैर आप ये करेंगे तो फिर कोई चीज डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी, कोई चीज रजिस्टर्ड नहीं होगी, फिर तो ये सारा जो स्कीम है कंपनी एक्ट 2017 की, ये जो है वो आकर जमीन पर गिरेगी। इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं या इसकी जो स्कीम है या जो उसके पीछे थीम है या जो लेजिस्लेचर का जो मकसद है, रियासत का जो एजेंडा, इसके पीछे एजेंडा है या जो जनरल मकासद हैं, वो सारे जो है वो फारग हो जाएंगे। इसको रजिस्टर्ड करने का, इसको डॉक्यूमेंटेड करने का बुनियादी पर्पज यही है कि ईच एंड एवरी रिकॉर्ड, ईच एंड एवरी एंट्री, ईच एंड एवरी कंटेंशन which taken by the subscriber, the shareholder of the company or acting company must be documented and recorded. That record will be considered as a authenticated record. So this is the बुनियादी जो ऑब्जेक्ट है इसका, वो ये है कि एक ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड जो वो मेंशन जाए कि प्रॉस्पेक्टस अपने आगे हम देखते हैं, आगे चलकर ये तो जनरल बातें इससे रिलेटेड आपको बता रहा हूँ कि आगे चलकर आप इसके कंटेंट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ कि प्रॉस्पेक्टस के अंदर क्या कंटेंट्स हैं, क्या चीजें प्रॉस्पेक्टस के अंदर मेंशन होंगी। तो वो जो मेंशन होगी उनका एक ऑथेंटिकेटेड रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये एक मकसद है इसका प्रॉस्पेक्टस का। तीसरी चीज ये है, तीसरा मकसद रिस्पांसिबिलिटी, टू सिक्योर दैट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द स्टेटमेंट इन द प्रॉस्पेक्टस। कि देखिए ये चीज बहुत जरूरी होती है कि लायबिलिटी जो वो फिक्स हो कि किसी मामले का कौन जिम्मेदार है। तो एक अगर इस चीज को हम ओपन कर दें, एक प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ, कंपनी ने कर दिया, किसने किया, किसके साइन है, किसने उसको मंजूर किया, किसने उसका अप्रूव किया, किसने उसके अलाउ किया, तो फिर तो कोई भी जिम्मेदार किसी चीज के हवाले से नहीं होगा। तो इस चीज को डॉक्यूमेंटेड करना, इस चीज को इस फॉर्मल अंदाज से कानून इस चीज का तकाजा करना का बुनियादी मकसद तो यही है कि किसी न किसी जगह पर जाकर आप रिस्पांसिबिलिटी को फिक्स करें कि भाई अगर इसके अंदर कोई गलती है तो ये वो शख्स है जो जिसका बाबत जिम्मेदारी है जिसकी, यानी इसके नतीजे में यानी प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ, एक थर्ड पर्सन ने उस पर बिलीव किया, उसके मुताबिक अमल किया और उसको आगे चलकर नुकसान हो गया। नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि उसने कोई गलती की थी, नुकसान इसलिए हुआ कि जो चीज प्रॉस्पेक्टस में लिखी हुई थी तो वो चीज तो वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो उसको लॉस हो गया। तो अब ये देखना है कि किसी पर रिस्पांसिबिलिटी होगी। तो यही बात, ये इसका मकसद प्रॉस्पेक्टस का ये भी है कि इसके जो कंपनी के डायरेक्टर हैं उन पर जो है लायबिलिटी रिस्पांसिबिलिटी जो है फिक्स की जाए। ये भी एक है कि टू सिक्योर दैट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट द रिस्पांसिबिलिटी फॉर द स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस। और लास्ट है इसमें इन्विटेशन फॉर द इन्वेस्टमेंट कि जनरल पब्लिक को इन्विटेशन, जैसे कि हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी देख चुके हैं कि जनरल पब्लिक को एक इन्विटेशन देती है कि आप आए और इस बिजनेस के अंदर अपना पैसा जो है आप इन्वेस्ट करें। So these are the objects till yet we have discussed what is prospectus in the light of Black-Scholes Dictionary. We have defined and elaborate the prospectus in the light of section 2 subsection 229 of Company Act 2017, and we have discussed who may issue that prospectus in the light of section 57 of the Company Act 2017. We have discussed issuance of the prospectus, what is the concept and what is the issuance of prospectus. We have discussed the characteristics of the prospectus, and we have discussed the objects of the prospectus till yet. Now we are moving forward, where we will discuss the contents of the prospectus. What are the contents of the prospectus? अभी एक तो यह है कि मैं आपको ये कंटेंट्स इसके सिर्फ प्रॉस्पेक्टस की हद तक समझा दूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ना कंटेंट्स समझाना चाहता हूं कि कंटेंट्स इटसेल्फ क्या चीज होती है।
कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस हम बाद में समझेंगे, पहले आपने कंटेंट्स को समझना है, ये कंटेंट्स क्या चीज होती है। तो फिर आपको जब इसका कंसेप्ट बनेगा तो फिर आप इस पोजीशन में आएंगे कि आप कभी भी किसी भी डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं अपने तौर पर भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप सब जगह स्कूल पढ़े हैं, तो आप जब वो एक एप्लीकेशन अपने स्कूल टीचर के नाम लिखते हैं छुट्टी के लिए, तो आप उसमें क्या लिखते हैं? सबसे ऊपर आप उसको जो हेडमास्टर साहब है उनको आप मुखातब करते हैं। उसके बाद आप उसके अंदर लिखते हैं कि दरखास्त कराए छुट्टी, जनाब अली गुजारिश है कि मैं फलां क्लास का फलां रोल नंबर के तहत इस स्कूल में जो है अवेलेबल हूँ, और मैं जब मेरे घर में ये मजबूरी बन गई है या मैं बीमार हूँ या मेरे पेरेंट्स बीमार हैं, जो कुछ भी आप उसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद नीचे अपना नाम लिखते हैं, अपना वल्दियत लिखते हैं, अपना पता लिखते हैं, अपनी क्लास लिखते हैं, अपना रोल नंबर लिखते हैं और डेट लिखते हैं और कितनी छुट्टी आपको चाहिए। यही बातें लिखते थे ना, तो यही वो चीजें हैं, ये इसके कंटेंट्स हैं। यानी बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी एप्लीकेशन का, किसी एसे का, किसी भी चीज का जो सर्टेन पार्ट है वो उसके कंटेंट्स होते हैं बेसिकली। यानी कि आपने हेडमास्टर का नाम लिखना, दरखास्त किस लिए दे रहे हैं ये बात लिखना, अपना नाम और पता और क्लास रोल नंबर और कितनी छुट्टी चाहिए और क्यों छुट्टी चाहिए, ये 5-6 चीजें आप उस दरखास्त में मेंशन करते हैं। तो ये उसके कंटेंट्स हुए। फर्स्ट कीजिए आप नौकरी की दरखास्त दे रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन से डिपार्टमेंट में आप दे रहे हैं, उस डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज क्या होगा या जिसके नाम दरखास्त देनी होगी ये वो मेंशन करेंगे आप। फिर किस सीट के लिए आप दे रहे हैं, उस सीट के लिए आप उस सीट का नाम मेंशन करेंगे। उस सीट जो है वो एडवर्टाइज किस तरीके से हुई, टीवी के लिए हुई, अखबार के लिए होगी, अदरवाइज आपको पता चला जब क्या उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपका क्या है वो आप मेंशन करते हैं। फिर आप मेंशन करते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर आप मेंशन करते हैं मेरा एक्सपीरियंस क्या है, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, मैं मैट्रिक हूं, एफए हूं, बीए हूं, एलएलबी हूं, व्हाटसोएवर इज जो सीट के लिए जो क्राइटेरिया होगा। फिर डोमिसाइल पे मेरा डोमिसाइल जो है कहाँ का है, वो सर्टेन एरिया की जॉब होगी तो आप डोमिसाइल का उसमें मेंशन करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। अभी तो खैर बहुत जदीद हो गई ये चीज़ें, अभी तो ऑनलाइन सिस्टम है और ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके अंदर, लेकिन उस ऑनलाइन के अंदर भी तो वह आप एक डेटा को मेंशन करते हैं, आप अपना नाम, पैरेंटल, कास्ट, रेजिडेंस, क्वालिफिकेशन, साथी कार्ड नंबर, फोन नंबर, रेजिडेंस और अपना एक्सपीरियंस, ये सारी चीजें मेंशन करते हैं। तो यही चीजें आपकी इस एप्लीकेशन का कंटेंट्स कहलाती है। अब आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये जो कंटेंट्स है, ये जो वर्ड कंटेंट्स है ये क्या चीज है। यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट का, किसी एप्लीकेशन का, किसी एसे का वो पार्ट्स होते हैं जिनको मेंशन करना जरूरी होता है। आप देखें स्कूल की दरखास्त छुट्टी की अगर ए ने दी तो उसके अपने कंटेंट्स होंगे, मगर कंटेंट्स होंगे, बी ने दी तो उसके अपने होंगे। आपने एक सीट जॉब के लिए जो है वो एप्लीकेशन दी तो उसके कंटेंट्स अपने होंगे, दूसरे के अपने होंगे। लेकिन ये चीजें आपको मेंशन करनी, चाहे पीएन की आप दरखास्त दे रहे हैं या प्रेसिडेंट के लिए दे रहे हैं, जब सेक्शन ग्रेड 17 के लिए दे रहे हैं या 615 के लिए दे रहे हैं, जिस किसी के लिए भी दे रहे हैं, मगर उस सीट का मेंशन करेंगे कि मैं फलां सीट के लिए दे रहा हूँ, उस सीट का कैंडिडेट हूँ, मेरा फलां इलाका है। हर एक इलाका अपना अपना होगा, नाम अपना होगा, वल्दियत अपनी मेंशन होगी, मगर वल्दियत लिखी जाएगी, नाम लिखा जाएगा, इलाका लिखा जाएगा, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, क्वालिफिकेशन, उसकी एक्सपीरियंस, ये चीजें मेंशन होंगी। इसी तरीके से जब आप एक प्रॉस्पेक्टस की बात करेंगे तो इसके कंटेंट्स अपने होंगे, मगर इसके कंटेंट्स होंगे। इसी अगर दो मुख्तलिफ कंपनियां हैं, उनके अपने अपने प्रॉस्पेक्टस है, तो उसके अंदर भी जाहिर बात है एक डिफरेंस होगा। उस कंपनी का नाम और होगा, उस कंपनी का नाम और होगा, इसका प्लेस ऑफ बिजनेस और होगी, उसकी और होगी, इसका कैपिटल और होगी, उसका और होगी, इसका कैपिटल और होगा, उसका और होगा। ये फर्क होगा, मगर कैपिटल सबका होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस सबकी होगी, नेम ऑफ बिजनेस सबका होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस सबका होगा, और ये चीजें जो है वो कॉमन है। फर्क जरूर होगा इस लिहाज से कि इसका नाम ये है तो उसका वो है और उसका वो है। एक पिंडी में करा तो दूसरा जिले में करा, तीसरा गुजरात में करा, चौथा लाहौर में करा, ये फर्क होगा। मगर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस उनकी जरूर होगी, कोई सी एक जगह पे वो सस्टेन जरूर करते होंगे, और जिस जगह पे सस्टेन करते हैं वो आपको मेंशन करनी है। जो आपके नाम ऑफ बिजनेस है वो आपको मेंशन करना है, जो आपकी कैपिटल है वो आपको मेंशन करना है। अब आपके में ये सवाल होगा कि सर ये चीजें तो हमने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी तो मेंशन की थी, तो फिर ये प्रॉस्पेक्टस बनाने का क्या मकसद है?
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो तो जनरल कंपनी का क्वेश्चन है, उसमें तो 5-6 चीजें जो है आपको मेंशन करनी होती हैं जनरली, लेकिन इसके अंदर जो है वो फर्दर कंपनी की जो डिटेल है वो भी मेंशन कर, और ये इसको जो अंदर जो मेंशन करते हैं उसकी नेचर एडवर्टाइजिंग नेचर होती है और उसकी नेचर थोड़ी फॉर्मल नेचर होती है। ये आगे चलकर जो आप इसको थोड़ा सा रीड करेंगे, थोड़ा इसमें एक्सपीरियंस इसके हवाले से गेन करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड। टिल येट आप इसको इतना ही समझें। तो इसमें कंटेंट्स के अंदर सबसे पहले आप आ जाएगी, पहली जो चीज है वो है ब्रीफ हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्ट्स। ब्रीफ हिस्ट्री एंड ऑब्जेक्ट्स। ब्रीफ हिस्ट्री क्या है? उस कंपनी का तारीखी पस मंजर। अब आप पहला इस सब्जेक्ट पर मेरा जो पहला लेक्चर था वो अपने ध्यान में लाइए। जब मैंने आपको वहां मेंशन करके ABCD 3-4 लोगों को बताया था कि ये लोग बैठे हुए हैं एक जगह पर और इनके जहन में एक आइडिया जनरेट होता है क्या भी बिजनेस करते हैं, यहां से बात शुरू होती है। बिजनेस क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, कितने कारोबार से करेंगे, फिर कोई नई चीज सोसाइटी के अंदर लाएंगे या कोई नया आइडिया जो सोसाइटी के अंदर लेके आएंगे या पहले से एक चीज वजूद उसका है उसको नई शेप देकर लाएंगे, उसको ज्यादा अपडेटेड करेंगे, उसको ज्यादा सोफिस्टिकेटेड करेंगे, उसके अंदर ज्यादा फैसिलिटीज देंगे। अब आप देखिए ना कि मैंने आपको मोबाइल की एग्जांपल दी थी, अगर आपके जहन में हो कि आज से 20-25 साल पहले जो ये मोबाइल किस तरह का आता था, हम इससे फोन कर सकते थे बस, बल्कि उससे पहले वो जमाना था तार था, फिर वो जमाना था कि वो ग्राउंड लाइन था, फिर वो डाकखाने के लिए खत खिताबत का सिस्टम था। अभी फिर मोबाइल जब बने तो मोबाइल में भी वो बिल्कुल सादा सा एक मोबाइल होता था, फिर वो आस्ता आस्ता अपग्रेड होते गए, उनके अंदर नई नई फैसिलिटीज आती गई। नई कंपनी जब बनी तो उनने मोबाइल के अंदर नई एक शेप उसको दी, यानी कि मोबाइल का वजूद, अच्छा जिस बंदे ने पहला मोबाइल बनाया वो तो उसने नई चीज इंट्रोड्यूस की, जिस कंपनी ने पहला मोबाइल बनाया उसने सोसाइटी के अंदर दुनिया के अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस की। अब जब वो बन गया उसके बाद जितने मोबाइल बने, अभी आप देख रहे 2-3 हज़ार के मोबाइल से लेकर 1.5-2 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए तक के मोबाइलों में कितनी जदीद नवीयत की फैसिलिटीज है। तो जितने नई चीजें बनती गई तो वो चीजों को अपग्रेड करती गई। तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि वो जो बिजनेस का वो आइडिया उनके जहन में आएगा तो आइडिया में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये कि कोई नई चीज सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे या पहले से किसी चीज का वजूद अगर है तो वो उसको एक नई शेप के साथ, नई फैसिलिटी के साथ, नई एक्सेसरीज के साथ में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये दोनों सूरतें हो सकती हैं नए बिजनेस के आइडिया के हवाले से। तो यही उसका तारीखी पस मंजर होगा, उस कंपनी का यही ब्रीफ हिस्ट्री है कि हमने कहां से आइडिया लिया, कहां से इस काम का शुरू किया, इसका जो है तारीखी पस मंजर क्या है, फिर पहले एक आइडिया हमने लिया, फिर हमने प्रमोटर को एंगेज किया या खुद हमने जो है उसके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हुए यही मामला का ख्याल रखा, हमने फलां जगह अपने साथ बिजनेस इसलिए की, इसका नाम ये वाला इसलिए रखा, ठीक है, इतने कैपिटल पर हम इसलिए शुरू कर रहे हैं। वो जो चीजें उसको प्रॉस्पेक्टस के अंदर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपने मेंशन की है, उनका तारीखी पस मंजर का एक हवाला आपने इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर देते हैं। उसके बाद मेन ऑब्जेक्ट्स आपका कंपनी लिखते हैं, लोकेशन ऑफ प्लांट्स, इसकी जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स मशीनरी उसके प्रोडक्ट्स को प्रिपेयर करने के हवाले से होती है, उसकी बाबत जो वो अपनी उसमें मेंशन करते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, प्लांट एंड इट्स मशीनरी ये देते हैं। फिर शेयर, दूसरी चीज है आपका शेयर कैपिटल, ये वही शेयर कैपिटल है जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर भी आपने मेंशन किया हुआ है, उसको प्रॉस्पेक्टस के अंदर आप जो है वो दोबारा मेंशन करते हैं कि शेयर कैपिटल आपका कितना है। ये आपने मेंशन कर दिया कि भाई कितने बिजनेस पर, ये बात मैं वैसे काफी डिटेल में वजाहत कर चुका हूँ, लेकिन ब्रीफली आपको थोड़ा सा बता दूं दोबारा एक दफा कि आपने ये फर्ज कीजिए 1 करोड़ रुपए पर जो आपने बिजनेस शुरू किया,
10 करोड़ रुपए पर आपने शुरू किया, 1 करोड़ रुपए पर आपने शुरू बिजनेस जो है वो आप शुरू करना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए का सरमाया आपको चाहिए, जो कुछ भी आपको चाहिए वो आपका होगा कैपिटल ऑफ दी कंपनी। और उस पर फिर आपने कितने का जो शेयर बनाया हुआ है, यानी आपके ईच शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है और कितने टोटल आपके पास शेयर हैं, ये चीजें जो आप उसके अंदर जो वो मेंशन करते हैं। उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है आपका, पेड अप कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल कितना है, सब्सक्राइबर कौन है, ये चीजें आप मेंशन करते हैं। ये चीजें मैं एलैबोरेट कर चुका हूं वैसे, इसलिए इसमें रिपीटेशन नहीं देता था कि आपका टाइम जो है वो सेव हो। अगर आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद बेसिस ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर फैसिलिटीज अवेलेबल टू द नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान फॉर द परचेज ऑफ द शेयर्स। हां, ये बात बता देता हूं कि एक होता है रेजिडेंट, यानी कि हम इस वक्त पाकिस्तान में खड़े आपसे मुखातब हैं, पाकिस्तान के हम शहरी हैं। इसके शहरी होते हुए जो लोग पाकिस्तान के शहरी और पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं वो रेजिडेंट कराएंगे, और जो लोग पाकिस्तान के शहरी हूँ मगर पाकिस्तान के अंदर ना रह रहे हैं वो नॉन रेजिडेंट है, इन्हीं जिनको हम कहते हैं कि समुद्र पार पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी। तो ये लोग जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको शेयर खरीदने के हवाले से अगर वो हमारे मुल्क में जो कंपनी रन हो रही है उसमें से शेयर खरीद रहे हैं, उसमें क्या फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीजें भी आप उसके यानी कि शेयर से रिलेटेड तमाम चीजें कि शेयर कितनी मालियत का है, कौन से शेयर इशू हो चुके हैं, कौन से पेड अप हैं, कौन से अनपेड हैं, जो नॉन रेजिडेंट अगर शेयर खरीदना चाहते हैं तो उनको क्या फैसिलिटीज हैं, सब्सक्राइबर आपकी कंपनी की क्या सूरत हाल है, वो कौन कौन लोग हैं, उन्होंने शेयर कितने रखे हैं, ये शेयर नहीं रखे, उन्होंने अपनी सब्सिडी के बाबत रेनोवेशन ले लिया या उन्होंने अपने रेनोवेशन के तौर पर कंपनी के शेयर लिए, ये सारी चीजें जो है आपको मेंशन देयर इन दिस क्लास। तो पहला कंटेंट्स हुआ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी, दूसरा हुआ आपका शेयर कैपिटल जो है वो इससे रिलेटेड आपने मालूमात अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है वो मुहैया करनी है। तीसरी चीज है कमीशन ब्रोकर एंड टैक्स एग्जम्पशन। कमीशन ब्रोकर एंड टैक्स एग्जम्पशन कमीशन या ब्रोकर बार्गेनिंग या वो शख्स जो कंपनी और थर्ड पर्सन के दरमियान शेयर की लेन देन के हवाले से डीलिंग कर रहा है। जिस तरह देखें ना, इस ये ब्रोकर को आप यूँ समझ लें कि जिस तरीके से आपका हमारी सोसाइटी के अंदर एक जो प्रॉपर्टी डीलर का कंसेप्ट है कि अगर आपको रेंट पर प्रॉपर्टी चाहिए तो आप कोई घर चाहिए, कोई शॉप चाहिए, कोई जगह चाहिए, कोई फ्लैट चाहिए, तो आप प्रॉपर्टी डीलर को अप्रोच करते हैं। किसी हर सोसाइटी के अंदर और हर एरिया के अंदर जो वो उनके ऑफिस मौजूद होते हैं कि जो इस हवाले से मालूमात रखते हैं, मार्केट के अंदर वो बैठे होते हैं, उनको पता होता है कि ये हमारे पीछे जो एरिया है रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, इसमें कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जो फॉर रेंट अवेलेबल हैं, कौन से घर हैं, कौन से फ्लैट हैं, कौन से रेजिडेंशियल शॉप्स हैं जो फॉर रेंट अवेलेबल है, उनको पता, आप उनको अप्रोच करते हैं। इसी तरीके से अगर किसी ने रेंट पर कोई चीज देनी हो तो वो बाहर मार्केट में जाकर उनको इंटीमेट कर देता है, क्योंकि जो सिटीजन होते हैं जिनको जिन चीज चाहिए होती है तो वो उनको जो वो अप्रोच करते हैं, क्योंकि सब सोसाइटी में इस बात का पता है डीलिंग विद कोर्स ऑफ बिजनेस कि भाई ये लोग हैं जो इस हवाले से, अब वो उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है या उनकी रेनोवेशन क्या होती है, वो कमीशन लेते हैं आपसे भी और उस लैंड ऑनर से भी कि जिनका घर है या जिनका प्लाजा है या जिनकी शॉप है या जिनका फ्लैट जो कुछ भी है, तो वो आपको यानी आपको थ्रू कर देना है। ये एक फैसिलिटी है ना जिसको आप अवेल करते हैं, हम अवेल करते हैं। और इसमें जब उनका एक रोजगार लगा हुआ है वो 2% आपसे लेंगे। अगर रेंट का मामला हो तो इस तरह की प्रैक्टिस है कि आधे महीने का किराया आपसे लेंगे और आधे का उससे लेंगे, और अगर वो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का मामला है तो वो कहीं 1% कहीं 2% उसके हवाले से उन्हें तय की है कि वो उसको कर देते हैं। तो कंपनी के अंदर भी ये जो ब्रोकर या कमीशन का जो कंसेप्ट है ये मौजूद है। ये जो शेयर है ये बड़ी कंपनीज के अंदर ज़्यादा होता है, और ये स्टॉक एक्सचेंज जो है वो वहाँ ऐसे लोग जो वो बैठे होते हैं, वो अगर आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो आप उनको चूंकि पता होता है कि कौन सी कंपनी के अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। वैसे तो डॉक्यूमेंटेड हर चीज़ होती है, SCP में जाकर आप किसी कंपनी के बाबत कोई चीज़ लेना चाहते हैं, कोई चीज़ देखना चाहते हैं, कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं, तो you can go through the memorandum of session, article of session and the prospectus, जिसको आज हम डिस्कस भी कर रहे हैं। लेकिन
वो जो लोग होते हैं उनको चूंकि अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर पता होता है कि कौन सी कंपनी का जो राइज है और कौन सी कंपनी का फॉल जा रहा है, तो उस लिहाज से जो वो आपको चीज़ों को हवाले से डील करवाते हैं। वो जो डील करवाते हैं, जहाँ बेहतर डील होती है, जो उनके साथ कमीशन आपका तय होता है या कंपनी का तय होता है, कंपनी के वो शेयर भेजते हैं और आप वो खरीद कर या खरीद करवा कर देते हैं, तो इस बाबत जो उनका जो कमीशन होता है उसको भी वो होता है। और ये भी आप प्रॉस्पेक्टस के अंदर कंपनी मेंशन करती है कि हम क्या कमीशन या ब्रोकरेज के हवाले से या ये सारी चीज़ें क्या क्या चीज़ें वो हम ऑफर कर रहे हैं। तीसरी जो चीज़ है ये जो टैक्स एग्जेम्पशन वाली ये है, बालों का ये वैसे बस एक बड़ी लंबी बात है, कहीं मैं आपको टैक्स पर अगर मैंने आपको लेक्चर दिया तो जरूर मैं आपको इंशाल्लाह बड़ी डिटेल में आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा जो इस टॉपिक से रिलेटेड एक हेडिंग के तौर पर मैं आपको चीज़ें समझाऊँ कि स्टेट जो है वो इस चीज़ का तकाजा करती है, रियासत अपनी मैशत को सर्कुलेट करने के लिए, अपनी मैशत को स्टेबल करने के लिए, जहां एक तरफ वो आपसे टैक्स रिक्वायर करती है कि आप रियासत को टैक्स पे करें, वहां एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर जो मनी को सर्कुलेट करने के लिए सम टाइम मुख्तलिफ कंपनीज को, मुख्तलिफ ट्रेडर्स को, मुख्तलिफ इन्वेस्टर्स को मुख्तलिफ इंसेंटिव भी देती जाती है, मुख्तलिफ पैकेजेस जो उनको देती जाती है। जिस तरीके से कि हाँ अभी पीछे आपका एमनेस्टी स्कीम का एक कंसेप्ट आया कि जिसके अंदर आपकी बहुत सारे जो पैसे थे जो टैक्स पेड नहीं थे, तो या आपके पास वो किसी लिहाज से भी आए हुए थे तो आप उनको ज़ाहिर नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, ये ज़ाहिर करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि आप भाई ज़ाहिर करें और इस पर जो टैक्स होते हैं उनको आप ब्लैक को वाइट कर लें, तो एक स्कीम आपको जो रियासत ने दी। इस तरीके से मुख्तलिफ, अभी देखें ये कोरोना वायरस अभी आया तो इसके हवाले से जो जब रियासत को ये लगा कि जो मैशत है वो बिल्कुल अपनी जो वो जकड़ चुकी है, तो ऐसी सूरत उन्होंने जो डेवलपर था उसको उनको पता था कि ये डेवलपर जो है वो एक ऐसी इसके पास ये पैसा इस वक्त इन्वेस्ट कर सकता है और पब्लिक से बहुत सारे लोगों को रोजगार के अंदर जो है एंगेज कर सकता है, तो उन्होंने फौरी तौर पर जो एक टैक्स एग्जेम्पशन दे दी डेवलपर्स को। तो एक लॉ जो अभी ये 2020 में ये जस्ट मतलब अ मंथ अगो, आगे 1.5 मंथ अगो ये लॉ जो इस हमारे से पास हुआ, तो उन्होंने उसको अंदर जो है डेवलपर्स को बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशन दिए। अब टैक्स एग्जेम्पशन देने से बजाय मुझे लगता है कि शायद रियासत ने जो टैक्स विड्रा की और टैक्स अब जो रियासत की इकोनॉमी का क्या होगा, रियासत को अगर ये लोग टैक्स नहीं देंगे तो उसकी मैशत, लेकिन बाद का इन द लार्जर इंटरेस्ट जो रियासत ऐसे फैसले जो करती है कि अगरचे इधर से टैक्स हमें कम मिलेगा मगर जब मनी मार्केट में सर्कुलेट होगा, मनी सर्कुलेट होगा तो ये जो पब्लिक होगी वो फैसिलिटेट होगी, वो बरसरे रोजगार होगी। जैसे ही लोग बरसरे रोजगार होंगे तो वो उसका जो इनडायरेक्ट जो बोझ था रियासत पर वो कम होगा, मैशत पर जो प्रेशर है वो कम होगा, वो लूज होगा। इसी सूरत हाल के अंदर सम टाइम अगर मार्केट के अंदर जो पैसा है वो कम हो जाए या रियासत की जो इकोनॉमी है वो क्रैश की तरफ जा रही हो, तो रियासत मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो टाइम टू टाइम ऐसी पॉलिसियाँ, ऐसी टैक्स एग्जेम्पशन जो वो देती रहती है मुख्तलिफ कंपनीज को, मुख्तलिफ बिजनेसेस को कि वो टैक्स फला सूरतों के अंदर जब टैक्स आपको एग्जेम्प्टेड है, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड इन मामलों में टैक्स नहीं देना है। ये टैक्स इंसेंटिव्स होते हैं जो ये अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली ये रियासत जो है ऐसे पॉलिसी या हुकूमत वक्त जो है ऐसी पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। तो कंपनी हैज टू मेंशन दोज कमीशन, ब्रोकरेज एंड द टैक्स एग्जेम्पशन इन द प्रॉस्पेक्टस, कि ताकि इस हवाले से भी कंपनी के साथ डील करने वाले जो लोग हैं उनको इस हवाले से इंटीमेशन हो, फॉर्मल इंटीमेशन हो, ये चीज भी डॉक्यूमेंटेड हो। उसके बाद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी जो है वो कंपनी प्रॉस्पेक्टस के लिए देती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि ये जो कंपनी के जो जितने भी अफेयर्स हैं रिलेट्स टू फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड, चाहे वो पैसे आने की बाबत हो या पैसे जाने की बाबत हो, ठीक है, दो ही बुनियादी चीजें हैं ना कि एक यह कि आपके पास कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं,
जो प्रोडक्ट्स कंपनी प्रिपेयर कर रही है आप उसके शोरूम में उसको जब सेल करती है तो पैसे ये आ रहे हैं। दूसरा ये कि पैसे जा रहे हैं, और पैसे जा किधर हैं? पैसे आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो जाते हैं, पैसे आप सैलरीज देते हैं तो जाते हैं, आप यूटिलिटीज बिल देते हैं तो जाते हैं, आप बिल्डिंग का रेंट देते हैं तो पैसे आपके जाते हैं। तो ये चीज अब ये जो सिनेरियो ये वाला इस तरीके का होता है पैसे आने और जाने का, इनके दरमियान ये आपकी ये बुक ऑफ अकाउंट के अंदर ये चीजें जो है वो आपकी मेंशन होती हैं कि आपकी एक बैलेंस शीट होती है कि आपके पास क्या आया और आपने क्या अर्न किया और क्या एक्सपेंड किया। और इस बाबत जो है वो जाहिर बात है कि इस चीज को काउंटर चेक करने के लिए आपके ऊपर एक ऑडिटर होता है। ऑडिट का जो सिस्टम होता है, जब ये जो अदालतें हैं, कंपनीज होती हैं, तो उनके ऊपर जो सिस्टम ऑडिट का होता है, तो ये ऑडिट रिपोर्ट की बात जो वो अपने उस प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन करेगी। लायबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर की लायबिलिटीज क्या होंगी कंपनीज के अफेयर्स की बाबत, you have to mention there in the prospectus those liabilities, auditors certificate on the share capital or estimated cost projection the means of finance। ये चीजें जो है वो आपको मेंशन करनी होती हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट है उस पर एस्टिमेटेड कास्ट क्या है और क्या सोर्स है, क्या उस पर एक्सपेंडिचर है, क्या उसकी बचत है। ये जो इसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं you have to mention in this document that prospectus, ताकि ये चीज भी आपकी जो फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड हो जाए। उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन भी आप जो मुहैया करते हैं पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, चूंकि कंपनी पब्लिक जो है वो इस सारे अमल का बुनियादी मकसद तो यही होता है कि कंपनी की ईच एंड एवरी एक्टिविटी, कंपनी की ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कंपनी की ईच एंड एवरी डील जो है वो डॉक्यूमेंटेड हो। ये इसलिए कि चूंकि इसके अंदर, जैसे मैंने पहले लेक्चर के अंदर भी आपको साफ बताया था कि कंपनी हैज इट्स लीगल एंटिटी। इसके अंदर चूंकि लायबिलिटी आपकी पर्सनल नेचर की नहीं होती, वही कंपनी जिम्मेदार होती है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर सोसाइटी के अंदर खड़ी है, उसकी अपनी हकूक है और उसके अपने फराइज हैं। वो कंपनी जो है वो जुदा है अपने शेयर होल्डर से, अपने मालिकान से जुदा है, ठीक है। अगर उसने अगर कंपनी से किसी ने डील किया, ये कंपनी खड़ी है तो कंपनी से डील किया, उसको लॉस हो गया तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो कंपनी ही जिम्मेदार। उसके पास एसेट है तो उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, नहीं है तो वो घर जाए। इसलिए ईच एंड एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड। यही कानून का तकाजा है। 2017 एक्ट कंपनी जो है ये इसी चीज का मुतकादी है, उसकी डेफिनेशन इस चीज की मुतकादी है कि कंपनी फॉर्मेट रजिस्टर्ड कंपनी एक्ट 2017। तो इसी वजह से कि इसको हर पहलू को जब वो डॉक्यूमेंटेड किया जाए, तो जनरल इंफॉर्मेशन कौन कौन सी जो है वो ये कंपनी मुहैया करती है। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव, कि चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट होगा नहीं होगा, कौन होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, कौन अपॉइंट करेगा, तो ये सारी चीजें हमको जब मुहैया करेगी। इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर्स का उसका क्या तरीकाकार होगा, या उनके अपॉइंटमेंट का डायरेक्टर्स की क्या तरीका होगा, उन डायरेक्टर्स की क्या पावर्स होंगी, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ शेयर उसका तरीकाकार। ये वो चीजें हैं कुछ इनमें से जब एक खास अंदाज के अंदर तहत जब वो ये AOA जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, सॉरी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है आपका, उसके अंदर मेंशन भी होती हैं, लेकिन एक दूसरे अंदाज के अंदर, एक एडवर्टाइजिंग अंदाज के अंदर जो वो आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर भी ये चीजें मेंशन करनी होती हैं। बारिंग ऑफ द पावर ऑफ द डायरेक्टर और कोरम ऑफ द जनरल मीटिंग, जो जनरल मीटिंग होगी उसका क्या कोरम, ये उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो क्या है, नेम ऑफ डायरेक्टर्स, उनके एड्रेसेस एंड डायरेक्टर्स, ऑक्यूपेशन उनका क्या है, और इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी पड़ती हैं। और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ, उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड द पावर्स और मिसलेनियस केस का लीगल एडवाइजर कौन होगा, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी कौन होगा, ये सारी चीजें यू हैव टू बी मेंशन देयर। अब इसका दूसरा पहलू है स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये तो हमने डिस्कस किए कंटेंट्स, ये मेन कंटेंट्स हैं कि जो एक प्रोस्पेक्टस के अंदर जो है वो आपको मेंशन करने हैं ताकि वो एक उसको उस हवाले से पब्लिक को इंटीमेट कर सके। अब अगर एक पब्लिक कंपनी है और वो प्रोस्पेक्टस नहीं देती, फॉर द टाइम नहीं देती, तो फिर क्या करना है, तो वो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, इन लिeu ऑफ का मतलब के बजाय, इन लिeu ऑफ के बजाय, यानी कि
स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यानी प्रॉस्पेक्टस के बजाय एक स्टेटमेंट दाखिल कर देगी टिल दैट मोमेंट कि अगर वो जब तक प्रॉस्पेक्टस दाखिल नहीं करती तो वो एक स्टेटमेंट दाखिल करेगी। स्टेटमेंट उसका नाम होगा, बेसिकली काम उसका भी प्रॉस्पेक्टस वाला ही होगा। ये जरा डिटेल में होगा, वो जरा ब्रीफ होगी। ये जरा बहुत फॉर्मल होगा, वो थोड़ी इनफॉर्मल होगी। ये बुनियादी, बाकी स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, अगर उर्दू तर्जुमा करें हम इसका, स्टेटमेंट का मतलब बयान। ये कंपनी का एक बयान, प्रॉस्पेक्टस पूरा एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर, पूरा एक किताबचा तैयार करने के बजाय कोई 2-4 सफ़ात पर मुश्तमिल वो अपना एक बयान इस बाबत जो जारी कर दे। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस, यानी कि प्रॉस्पेक्टस इतने डिटेल्ड डॉक्यूमेंट के बजाय एक बयान जो है वो कंपनी जारी करेगी उसकी जगह पे, प्रॉस्पेक्टस की जगह पे, मगर उसके भी कंटेंट्स तकरीबन यही होंगे। उसके अंदर भी मेन इंफॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड करनी है, मगर ये सहूलत जो है वो पब्लिक कंपनी के लिए होती है, जो कि बड़ी होती है। उसका प्रॉस्पेक्टस प्रिपेयर करने में टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। प्राइवेट कंपनी का तो ये उस तरीके से नहीं होता, उसको ये नहीं है स्टेटमेंट, उनको तो वही करना होता है। लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस जो प्रिपेयर करके वो सबमिट कर सकती है टिल द मोमेंट कि वो प्रॉस्पेक्टस सबमिट नहीं करती, लेकिन बाद में उसको भी ये सबमिट करना होता है। कंटेंट्स ऑफ उसके क्या है, ये यहां मेरे घर में लिखा है आपके सामने। स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस, मैंने जैसे आपको बताया कि इसके कंटेंट्स, इसका ऑब्जेक्ट, इसका पर्पस भी वही है जो प्रॉस्पेक्टस का है। सिर्फ इतना फर्क है कि ये थोड़ी सी ब्रीफ होगी, ये थोड़ी सी मुख्तसर होगी, थोड़ी सी इनफॉर्मल होगी, थोड़ी ये जल्दी प्रिपेयर की जा सकती है। इस पर बहुत सारा जो डेटा आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि समटाइम इंस्टीट्यूशन कंपनी की ऐसी होती है तो लॉ ने एक गुंजाइश रखी है, एक जो है इंसेंटिव दिया है कंपनीज को, पब्लिक कंपनी को, कि वो अगर वक्ती तौर पर प्रॉस्पेक्टस सबमिट नहीं कर सकते, वो इसको सबमिट करके अपने जो प्रोसीडिंग को परस्यू कर सकती हैं। लेकिन बाद में उनको भी इसके कंटेंट्स क्या होंगे, इसमें वही विद नाम ऑफ द कंपनी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, स्टेटमेंट ऑफ द कैपिटल, इंटरेस्ट एंड डायरेक्टर, सेक्रेटरी, मैनेजमेंट एजेंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एस्टिमेटेड इनिशियल एक्सपेंसेस, डायरेक्टर इंटरेस्ट, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स, नेम एंड वेंडर ऑफ द कैपिटल ऑफ द प्रॉपर्टी, ये वही चीजें एक डिफरेंट अंदाज के अंदर और एक सिंपल शीट के अंदर जो वो आप मेंशन करके दे देंगे। अब अगर इसके कंटेंट्स तकरीबन सेम होंगे, अब आ गया ये अनट्रू स्टेटमेंट। अनट्रू स्टेटमेंट क्या हुआ कि अगर आप गलत स्टेटमेंट देते हैं, यानी इफ एनी स्टेटमेंट मेंशन्ड इन द प्रॉस्पेक्टस व्हिच इज मिसलीडिंग इन फॉर्म और कंटेक्स्ट or in statement calculated to be misleading shall be regarded as untrue statement। यानी एक स्टेटमेंट जो है वो फैक्चुअल सिचुएशन से मुतजाद हो, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया, पहले इसको मैं बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं आज ही के लेक्चर में, तो वो अनट्रू स्टेटमेंट कहलाएगी। अच्छा, पर्सन लायबल टू बी मिसस्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस, कि उसके हवाले से जो लोग पर्सन लायबल होंगे वो कौन है। अ पर्सन हु इज द डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, यानी जो शख्स जब प्रॉस्पेक्टस इशू हुआ था उसका डायरेक्टर था, वो रिस्पांसिबल है। एनी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड हिमसेल्फ टू बी नेम्ड एंड हिज नेम इज इन द प्रॉस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर, यानी कि कोई शख्स, ऐसा शख्स जो ऑथराइज्ड है हिमसेल्फ टू बी नेम्ड and his name is as a prospectus as a director, जो उस वक्त डायरेक्टर था या जिसका नाम डायरेक्टर के तौर पर ऑथराइज था, या एवरी
person who is the promoter of the company, जो promoter है कंपनी का, every person who has given consent to issue the prospectus under the company ordinance, और कोई शख्स जो कि कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत वो prospectus issue करने की इजाजत कंसेंट देता है। इनके कौन डायरेक्टर या जो डायरेक्टर हो सकता था, प्रमोटर या वो शख्स जो prospectus को इशू करने की इजाजत देता है और वो स्टेटमेंट अनट्रू है, those person are the liable। अब लायबिलिटी की नौयत क्या है? सिविल भी है, क्रिमिनल भी है। सिविल लायबिलिटी क्या है? सिविल लायबिलिटी जो अनट्रू स्टेटमेंट के रोशनी में कौन कौन लोग जवाब दें, मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्टर, प्रपोज डायरेक्टर, पर्सन gave consent और प्रमोटर। ये बात एक आप सेंटर पॉइंट आप अपने ध्यान में रखें कि जो शख्स बेसिकली प्रॉस्पेक्टस इस अनट्रू स्टेटमेंट को जारी करने वाला होगा वही जिम्मेदार होगा। वो तकरीबन ये लोग होते हैं, डायरेक्टर होता है या प्रपोज डायरेक्टर होता है या पर्सन जो गिव कंसेंट या प्रमोटर्स। अब लायबिलिटी क्या होगी? सिविल भी होगी, सिविल लायबिलिटी भी होगी और क्रिमिनल भी होगी। सिविल लायबिलिटी क्या हो सकती है? जी डैमेजेस, उनकी अनट्रू स्टेटमेंट जो हमने दी उसके नतीजे में जिस चीज पर उन्होंने बिलीव किया, थर्ड पर्सन ने उस बिलीव के नतीजे में उन्होंने उस कंपनी के साथ डील किया और उसको लॉस हो गया, तो ही कैन फाइल अ सूट फॉर दी रेसिपिएंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट उसने किया उसको कैंसिल करने का दावा दायर कर सकता है, वो डैमेज का दावा कर सकता है, जो लॉस उसको सस्टेन हुआ या जो पैसे उसने दिए उसकी रिकवरी का दावा दायर कर सकता है। और लायबल कौन होगा? ये लोग थर्ड पर्सन के सामने कंपनी होगी, मगर कंपनी के सामने ये लोग, ये इस पर भी मैं आपको 1857 का एक केस है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ कोशिश करूंगा कि शेयर करूं कि जिसके अंदर जब वो ऐसे ही हुआ था कि जो थर्ड पर्सन थे उनको जब लॉस हुआ तो डायरेक्टर ने कहा कि कंपनी ने कहा कि डायरेक्टर के पास उसकी पावर ही नहीं थी, तो कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टर के पास पावर थी या नहीं थी, लेकिन डायरेक्टर इस कंपनी के थे, उनको आप पहले इंडेमनिफाई करें, फिर डायरेक्टर को आप चाहे नोटिस निकाल दें या डायरेक्टर के खिलाफ पेनल्टी करें या डायरेक्टर के खिलाफ कोर्ट में आए। तो थर्ड पर्सन के साथ जो है वो कंपनी जिम्मेदार होती है उस नतीजे में। तो ये लायबिलिटी सिविल लायबिलिटी। अब फिर क्रिमिनल लायबिलिटी भी है कि इस शख्स को जो 2 साल तक कैद हो सकती है और उनको जुर्माना भी हो सकता है। फिर उसके बाद एक और चीज है पॉसिबल डिफेंस। बस ये करते हैं और उसको कंक्लूड करते हैं। पॉसिबल डिफेंस क्या जो लिया जा सकता है, नजर आ रहा होगा। पॉसिबल डिफेंस जो वो क्या लिए जा सकते हैं? एक ये कि अगर वो जो स्टेटमेंट देने वाले ये कह रहे कि हमने जो स्टेटमेंट दी थी वो गलती से हुई थी और हमने विड्रॉ कर ली थी और हमने उसकी बाबत जो पब्लिक नोटिस दे दिया था, या मेरी नॉलेज के बगैर हुई थी, या हमने रीजनेबल ग्राउंड जो वो फॉर हम इस चीज पर यकीन इस बुनियाद पर वो कर रहे थे कि वो फैक्ट्री आगे बात गलत नहीं थी, हमने डेलिबरेटली नहीं की। तो ये सारी चीजें जो वो अपने डिफेंस के अंदर मुमकिन तौर पर ले सकते हैं और अगर उसको एस्टेब्लिश कर जाए, साबित कर जाए, तो जो वो उसके अगेंस्ट उसको सफर नहीं किया जाएगा। तो ये था आपका जो डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस, जिसकी बाबत मैंने कुछ सरसरी नुकात जो आपके साथ शेयर किए हैं। डिटेल में मैंने आपको इसकी बाबत बताया ये कैसे होता है, इसके कंटेंट्स क्या है, इंफॉर्मेशन सारी चीजें जो है उसका रिलेवेंट लॉ क्या है। तो इस हवाले से कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी आपको हुई, आई एम अवेलेबल फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।